आज है आपके लिए मल्हार के 11वें पाठ चेतक की वीरता का भावार्थ और प्रश्नोत्तर। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। इस वीर रस की कविता के कवि हैं श्री श्याम नारायण पांडे जी। कवि राणा प्रताप के घोड़े की चेतक की तारीफ कर रहे हैं इस कविता में और बता रहे हैं कि राणा प्रताप जब चेतक पर सवार होकर युद्ध के लिए जाते थे तो वो कितना अद्भुत, कितना निराला दिखाई पड़ता था। जब वो रण के बीच में, युद्ध के बीच में चौकड़ी भरता हुआ यानी छलांग लगाता हुआ दौड़ता था तो बड़ा ही अद्भुत दिखाई पड़ता था। हवा के जैसे दौड़ता हुआ चेतक ऐसा लगता था जैसे हवा से ही प्रतियोगिता कर रहा हो। गिरता न कभी चेतक तन पर, प्राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। चेतक कितना समझदार था कि राणा प्रताप को उसको कभी भी कोड़े से मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। तो चेतक के तन पर राणा प्रताप का कोड़ा कभी पड़ता नहीं था। वो ऐसे दौड़ता था जैसे कि आसमान में उड़ रहा हो या आसमान से उतरकर शत्रुओं पर वार कर रहा हो। शत्रुओं के ऊपर से होता हुआ शत्रुओं के मस्तक पर सवार होकर वो आसमान में दौड़ लगाता था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जरा सा इशारा मिलते ही समझदार चेतक अपने सवार को लेकर उड़ जाता था, यानी राणा प्रताप को लेकर युद्ध के मैदान में दौड़ पड़ता था और राणा की पुतली का जरा सा इशारा होते ही, समझते ही वो उसी दिशा में मुड़ जाता था जहां राणा चाहते थे। वह अपने स्वामी के इशारों को भली प्रकार समझता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। आगे कहते हैं कि वो इतनी तेजी से दौड़ रहा था, उसकी चाल में इतनी तेजी और इतनी कुशलता थी कि देखते ही बनता था। शत्रु के भयानक भालों के बीच में भी वह छलांग लगाता हुआ दौड़ रहा था। शत्रु की ढाल और तलवारों से भी उसे कोई डर नहीं था। उनके बीच में वो बिना भयभीत हुए दौड़ लगा रहा था और उन पर हमला करता जा रहा था। शत्रु उसके आक्रमण से भयभीत होते जा रहे थे और वो भयभीत नहीं हो रहा था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वही वही रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किसी अरब मस्तिष्क पर कहाँ नहीं। कवि कहते हैं कि चेतक राणा प्रताप को लेकर पूरे युद्ध क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ रहा था। वो कहीं यहाँ दिखाई पड़ता तो कहीं वहाँ। जब शत्रु उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते तो वो कहीं और दिखने लगता। वो अभी यहाँ दिखाई पड़ रहा है पर अब यहाँ नहीं है, वो कहीं और चला जाता था। और अब जब दूसरी तरफ वहाँ जाते थे शत्रु उसको पकड़ने तो वो कहीं और चला जाता था। इस प्रकार से वो पूरे युद्ध क्षेत्र में अपने सवार को लेकर दौड़ता हुआ शत्रुओं का विनाश कर रहा था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरिकी सेना पर घेर गया। जैसे तेज बहती हुई नदी की लहरें अपने साथ सब कुछ समेट लेती हैं, वैसे ही बहती हुई नदी के समान, बढ़ती हुई नदी के समान वो लहराता हुआ शत्रुओं के बीच में से जा रहा था, उनको अपने साथ समेटता जा रहा था। वो जा रहा था, ठहरता था और शत्रुओं का विनाश करता था। जैसे कोई बादल विकराल होकर के बरसात करे और सब कुछ तहस नहस कर दे, वैसे ही वो शत्रु की सेना के ऊपर बादल के समान, वज्र के बादल के समान वो छाया हुआ था और लहरा लहरा करके शत्रुओं का विनाश करता जा रहा था, उनको परास्त करता जा रहा था। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। दुश्मनों में, शत्रुओं में सब किसी का भाला गिर रहा था तो किसी का तरकश और तलवार गिर रहे थे। है टापों से यानी घोड़े के टापों से उनके अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हुए जा रहे थे, घायल हुए जा रहे थे। शत्रुओं की सेना भी
उसकी इस वीरता को, उसकी चपलता को, उसकी कुशलता को देख के दंग रह गई, उसकी बिजली की गति की, उसकी वीरता को देख के दंग रह गई। इस प्रकार श्री श्याम नारायण पांडे जी ने चेतक की वीरता का परिचय दिया, उसका वर्णन किया। अब खुद उनका परिचय भी आप पढ़ लीजिए। अब हम पुस्तक के कुछ प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। सबसे पहले मेरी समझ से में चेतक शत्रुओं की सेना पर किस तरह टूट पड़ता था, तो इसका उत्तर है चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। अगला है लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए है, तो वो है महाराणा प्रताप के लिए। अब हम आगे चलते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आता है, तो देखिए मैंने लिख भी दिया है। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, शत्रु की तलवारों और ढालों के बीच बिना भयभीत हुआ वह तेजी से दौड़ते हुए शत्रु पर हमला करता रहा। अगला है भाला गिर गया, गिरा निशंग है, टापों से खन गया अंग। इसके लिए है बैरी सेना में किसी का भाला उसके हाथ से गिर गया, तो किसी का धनुष बाण, तो किसी की तलवार गिरी। घोड़ा इस प्रकार उछलकर उन्हें रौंद रहा था कि शत्रुओं के अंग प्रत्यंग पूरी तरह घायल हो गए थे। अगला है मिलकर करे मिलान। तो एक तरफ कविता की पंक्तियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनका भावार्थ मैंने अलग अलग रंगों से उन्हें मिला दिया है। आप देख करके उन्हें पढ़िए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक कैसे दौड़ लगा रहा था, मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो। इसी प्रकार अन्य उत्तर भी दिए हुए हैं। अगला है शीर्षक। यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? महाराणा प्रताप और वीर चेतक शीर्षक भी दिया जा सकता है, क्योंकि चेतक का रण कौशल महाराणा प्रताप के विजय का कारण बनता था। आगे है कविता की रचना। वहाँ पर आपको तुकांश शब्द देखने को मिलेंगे, तो कुछ तुकांश शब्द कविता में से छांट करके मैंने देखे लिख दिए हैं, जैसे निराला, पाला, कोला, कोड़ा, घोड़ा आदि। अगला प्रश्न है शब्द के भीतर शब्द। जैसे आसमान में से आस, समान, मान, सम, आन, नस शब्द हैं, ऐसे ही मैंने भी कुछ शब्दों में से शब्द ढूंढ के रखे हैं। जैसे विकराल में कर, कराल, कल, रवि, कवि, विकल, चौकड़ी में चौड़ी, चौक, कड़ी। इसी प्रकार शब्दों में से शब्द निकालकर आप भी लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आपकी बात। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए इस तरीके के प्रयोग काम आते हैं। ऐसे ही कुछ और प्रयोग दिए गए हैं। जैसे राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। ऐसे ही बहुत से प्रयोग दिए हुए हैं। अब है कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर आपस में बात करिए। तो ये बात तो सच है कि कहीं भी किसी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम विनाशी होता है और इससे हानि केवल एक पक्ष को नहीं उठानी पड़ती, बल्कि दोनों पक्षों को उठानी पड़ती है। तो इसको आप पढ़ लीजिए। लिखना हो तो पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं समानार्थी शब्दों पर। आगे कुछ शब्द दिए हैं जिनमें जो समानार्थी नहीं है उनको गोले बना रहे हैं। जैसे हवा, अनल, पवन, बयार। इनमें अनल का मतलब होता है आग, तो अनल पे गोला बना लीजिए। रण, तुरंग, युद्ध, समर। इसमें तुरंग माने होता है घोड़ा, तो उस पर बना लीजिए। आसमान, आकाश, गगन, नभचर। आकाश, आसमान और गगन में, तो ये तीनों समानार्थी हैं, पर नभचर का मतलब होता है नभ में चलने वाला, यानी पक्षी। आगे है नद, नाद, सरिता, तटनी। इनमें नद, सरिता, तटनी ये समानार्थक है। नाद माने होता है आवाज। करवाल, तलवार, अस्सी और ढाल में ढाल अलग है। अब है पूछो तो जाने। पहली पहेली है तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। तो वो है जलज यानी कमल, जो दिन में खिल जाता है और रात को बंद हो जाता है। आगे बहुत जानी पहचानी पहेली है। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर, यानी पतंग। दिन में रात में हूँ, दिन में नहीं, दीप के नीचे हूँ, ऊपर नहीं, तो वो है अंधेरा। फिर मुझ में समाया फल फूल मिठाई, सबके मुंह में
आया पानी मेरे भाई तो गुलाब जामुन। सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं है, सागर है पर पानी नहीं, तो वो है मानचित्र। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।